बीजेपी की सहयोगी भी है जेडीयू, लेकिन यूपी में ये जो एक्शन हो रहा है, राजीव रंजन, आप इससे सहमत हैं? देखिए, पोस्टर लगाए जा रहे हैं दंगाइयों के, वीडियो तस्वीरों के हिसाब से लोगों से मदद मांगी गई है, दंगाइयों की पहचान करें, प्रशासन की मदद करें, फिर बुलडोजर भी चलेगा। आप सहमत हैं इससे, राजीव रंजन? देखिए, कट्टरता चाहे हिंदुत्व की हो या इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई इस तरह का फंडामेंटलिज्म है, हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए कि हम दोनों की कठोरता के साथ निंदा कर सकें। और अगर पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान के जरिए कई लोग सत्ता की बड़ी सीढ़ियां चढ़ चुके पाकिस्तान भेजने के नाम, और कई बार इस तरह के जो बयान है उनसे उनका अनुसरण भी नए लोग कुछ जल्दी में ज्यादा हासिल करने के लिए कर जाए। हमारा ये मानना है कि नुपुर शर्मा के पूरे प्रकरण में जब भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया कि गलती हो गई है, तो फिर इसकी वकालत करने का तो कोई मतलब, ये देर से लिया गया सही निर्णय था। ये अगर निर्णय पहले हुआ होता तो निसंदेह कानपुर के दंगे नहीं। और देखिए, मैं इतिहास में आपको 1931 की ओर ले जाना चाहूंगा। 1931 में भी एक बड़ा दंगा, लोम हर्षक, हृदय विदारक दंगा कानपुर में, और वो 24 जून की तारीख थी। 23 जून को वहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के बाद कांग्रेस ने कानपुर के बंद का आह्वान किया था, और ब्रिटानिया हुकूमत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती थी। दंगे हुए, उन दंगों में 6 दिन तक 400 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन उन दंगों को आज भी सिहर जाएंगे आप याद करके कि एक देश के बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार को देश ने खो दिया, और उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। पत्रकारिता जगत के एक बड़े स्तंभ थे, और उनकी लाश भी 2 दिन के बाद। हम इतिहास से सबक नहीं लेते। और ये जो नया दौर है, जब रोटी की बात हम नहीं करेंगे, जब हम लोगों के छत की बात नहीं करेंगे। अटल जी ने कुछ न कुछ सोचा होगा। अटल जी ने कहा था कि काशी, ये अयोध्या के बाद हमारे एजेंडे में कोई मंदिर नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस देश में, आपने कहा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मैं कुछ अपनी बातें भी रख रहा हूं, और मुझे ये कहने का अधिकार इसलिए है कि मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं, और मेरा धर्म हिंदू है, और मेरी आस्था और विश्वास के लिए मुझे किसी राजनीतिक दल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिन में पूजा पाठ के बगैर हमारा दिन शुरू नहीं होता है। इसलिए किसी एक राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है कि इस देश में कौन क्या सोचेगा, दूसरे धर्म के लोग क्या बोलेंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। ये फतवा, तालिबानी फतवा, किसी का नहीं चलना। और केंद्रीय नेतृत्व, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी एक सुलझे हुए राजनेता है, एक वैश्विक छवि हिंदुस्तान की बनी है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर हो रही है जिनसे सब निकटता चाहते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने 3 बार, मुझे 3 घटना याद है जहां कहीं ना कहीं अति उत्साह में प्रवक्ताओं ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पाई। नेपाल में राहत कार्य हो रहा था भूकंप के बाद, और जिस तरह से बयानवीर प्रवक्ताओं के बयान आ रहे थे, नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत की जितनी एजेंसीज वहां लगी थी उनको वापस करने का फैसला कर। और दूसरी घटना म्यांमार के हॉट परसुइट को लेकर के, मुझे याद है मैं उस पैनल में था जहां यह दावा किया गया कि म्यांमार की सीमा के अंदर जाकर वहां उग्रवादियों को मार गिराया गया, और उसका खंडन म्यांमार की सरकार ने किया। देश से बड़ा क्या राजनीतिक दल है? और ऐसा नहीं है, इस देश में जो कुछ भी इस देश ने भोगा है, और देश की आजादी के पहले और आजादी के तुरंत बाद जिस तरह के दंगे भारतीय उपमहाद्वीप में भड़के, मुझे नहीं लगता है कि आप वैसा ही हिंदुस्तान फिर से लाना चाहते। और अपने बयानों को लेकर, आप जिस तरह से आप कार्रवाइयों को लेकर के आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप थाने के थानेदारों को क्यों नहीं जिम्मेदारी देते हैं कि आप क्या कोई अतिक्रमण नहीं हो? अगर कोई अतिक्रमण साबित हुआ तो आपके सीआर में ये अंकित होगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई बेईमानी की है, शिथिलता की है। ये ठीक दंगे के बाद
आप फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं करते हैं? स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं करते? न्यायपालिका की भूमिका क्यों खत्म करते चले जा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं प्रवक्ताओं की बातें, लेकिन मुझे हैरत है कि क्या कानून का ज्ञान आप ही लोगों को है? हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। यह शर्मिंदगी पैदा हुई है पूरी दुनिया में, और इसे स्वीकार करना चाहिए साहस के साथ कि ऐसी गलतियां करके हिंदुस्तान को लेबनान और फिलिस्तीन बनाने की कोशिश जो लोग भी करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उनके मंसूबे इस देश के लोग पूरे नहीं होने।